जय हिंद एवरीवन। तो हम कर रहे हैं एमपी पुलिस के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, जो कि आप होने वाली है अपनी क्लास नंबर 21। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, ज्वार और सफ़ेद मटर क्रमशः निम्नलिखित में से किसके उदाहरण हैं? तो ये हैं अनाज एवं दालें। वनस्पति वर्गीकरण और कृषि विज्ञान के अनुसार ज्वार मुख्य रूप से मोटे अनाज की श्रेणी में आता है, जबकि सफ़ेद मटर फलीदार फसलें यानी दालों का उदाहरण है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है दूसरा, किसको हराने के बाद शेरशाह सूरी ने खुद को भारत का शासक घोषित किया था? तो ये हुमायूं को हराने के बाद जो है शेरशाह सूरी ने भारत का शासक घोषित किया था। शेरशाह सूरी ने मुगल सम्राट हुमायूं को वर्ष 1339 में चौसठ युद्ध में, उसके बाद 1540 में कन्नौज के युद्ध में बुरी तरह पराजित किया। इस जीत के बाद हुमायूं को भारत छोड़कर भागना पड़ा और शेर शाह ने दिल्ली के सिंहासन पर बैठकर सूरी साम्राज्य की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 3, उत्तर वैदिक काल की गुरुकुल शिक्षा में कौन सा विषय शामिल नहीं था? तो सैन्य विज्ञान था, खगोल विज्ञान था, नैतिकता था, लेकिन जो है समाजशास्त्र सोशियोलॉजी जो है सब्जेक्ट नहीं था। तो उत्तर वैदिक काल के गुरुकुलों में वेदों, उपनिषदों, सैन्य विज्ञान, धनुर्वेद, खगोल विज्ञान, ज्योतिष और नैतिकता की शिक्षा दी जाती थी। समाजवाद एक आधुनिक सामाजिक विज्ञान विषय है जो उस समय प्राचीन गुरुकुल पाठ्यक्रम का हिस्सा नहीं था। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, किस सुल्तान के शासनकाल में यह स्पष्ट हुआ कि उत्तरी भारत एक अलग राज्य होगा? दिल्ली सल्तनत जो है अलग होगा। तो उस समय जो है इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली सल्तनत की नींव जरूर रखी, लेकिन इल्तुतमिश जो कि 1211 से 1236 ईस्वी तक शासनकाल में रहा, में दिल्ली सल्तनत को गजनी और गौरी साम्राज्य से स्वतंत्र एक संप्रभु और सुगठित राज्य का दर्जा मिला। उसने दिल्ली को राजधानी बनाया और खलीफा से मान्यता प्राप्त की, इसलिए उसे दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। तो ये चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन सा महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य है? तो कोली जो है महाराष्ट्र का मछुआरा लोक नृत्य कहलाता है। और तमाशा भी महाराष्ट्र का है, लावड़ी भी महाराष्ट्र का है, लेकिन जो है इसने क्या पूछा है, मछुआरा लोक नृत्य, इसलिए कोली आएगा। कोली महाराष्ट्र के तटीय इलाकों में रहने वाले मछुआरा समुदाय कोली जाति द्वारा किए जाने वाला जो है एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसमें वे समुद्र की लहरों और मछली पकड़ने की कला को अभिनय के माध्यम से दर्शाते हैं। और लावड़ी और तमाशा भी महाराष्ट्र के हैं, लेकिन वे मछुआरा नृत्य नहीं है। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 6, निम्न में से कौन सा नृत्य दक्षिण भारतीय गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया नृत्य के समकक्ष है, मतलब उनके जैसा है पूछा है? तो ये आ जाएगा कोलट्टम। कोलट्टम जो है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु का एक पारंपरिक लोक नृत्य है, जिसे डंडों के सहारे खेला जाता है। यह नृत्य गुजरात के प्रसिद्ध डांडिया रस के बिल्कुल समान और समकक्ष होता है। तो ये हो गया अपना 6 नंबर। क्वेश्चन नंबर 7 आता है, भारत ने पहली बार राष्ट्रमंडल खेलों में कब भाग लिया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाला है, बहुत से एग्जाम में पूछा जाता है। तो सबसे पहले जो है राष्ट्रमंडल खेलों की शुरुआत जो है 1930 में हैमिल्टन कनाडा से हुई थी। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। भारत इन खेलों के दूसरे संस्करण जो 1934 हर 4 साल बाद होता है, क्योंकि राष्ट्रमंडल खेल में आयोजित हुए थे, इसमें पहली बार भाग लिया था। इस खेल में राशिद अनवर ने कुश्ती में भारत के लिए पहला कांस्य पदक जीता। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। तो 1934 में जो है पहली बार भारत ने भाग लिया था। क्वेश्चन नंबर 8 आता है, 800 मीटर दौड़ में एशियाई खेलों का स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो पहली भारतीय महिला पूछा है, तो पहले हमेशा इंपॉर्टेंट रहते हो, तो ये जाएगा कमलजीत संधू। भारत की धाविका कमलजीत संधू ने 1970 के बैंकॉक एशियाई खेलों में 400 मीटर की दौड़ में स्वर्ण पदक जीता था। वह एशियाई खेलों में व्यक्तिगत स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनी। तो ये चीज है। क्वेश्चन नंबर आता है 9, ऐसे कितने रास्ते हैं जिसमें भारत को एफडीआई प्रत्यक्ष विदेशी निवेश मिलता है? तो ये है ऐसे 2। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश प्राप्त करने के मुख्य रूप से 2 मार्ग हैं। पहला स्वचालित मार्ग
इसमें सरकार क्या करती है कि आरबीआई की अनुमति की आवश्यकता नहीं होती, लेकिन जो सरकारी मार्ग है इसमें जो है निवेश से पूर्व संबंधित मंत्रालय की जो है मंजूरी आवश्यक होती है। तो अपना आंसर आ जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर आता है 10। सर लुडविग गटमैन को किस खेल के जनक के रूप में जाना जाता है? तो ये जाना जाता है पैरा ओलंपिक। न्यूरोलॉजिस्ट सर लुडविग गटमैन को पैरा ओलंपिक खेलों का जनक माना जाता है। उन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध के घायल सैनिकों और विकलांग व्यक्तियों के पुनर्वास के लिए खेलों की शुरुआत की थी, जो आगे चलकर आधुनिक पैरा ओलंपिक खेलों में परिवर्तन हुए। तो ये चीज है, अपना आंसर आ जाएगा पैरा ओलंपिक। के क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों आरआरबीज में सर्वाधिक हिस्सेदारी किसके पास होती है? तो ये होती है केंद्र सरकार के पास। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की शेयर पूंजी संरचना में केंद्र सरकार की हिस्सेदारी सबसे अधिक यानी लगभग 50% होती है। इसके अलावा जो है बैंक की हिस्सेदारी 35 और संबंधित राज्य की हिस्सेदारी जो है 15% होती है। तो ये है बंटवारा होता है ग्रामीण बैंकों का। क्वेश्चन नंबर आता है 12। भारत भवन का उद्घाटन किस वर्ष किया गया था? तो भारत भवन का उद्घाटन जो है 1982 में कहाँ किया गया था? भोपाल में बड़े तालाब के किनारे स्थित प्रसिद्ध सांस्कृतिक व कला केंद्र भारत भवन का उद्घाटन तात्कालिक प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा 13 फरवरी 1982 को किया गया था। इसके प्रसिद्ध वास्तुकार जो है चार्ल्स कोरिया थे। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। मध्य प्रदेश में मराठी साहित्य अकादमी कहाँ स्थित है? तो मध्य प्रदेश में जो मराठी साहित्य अकादमी है वो है भोपाल में स्थित। मध्य प्रदेश में मराठी भाषा और साहित्य के संरक्षण व प्रोत्साहन के लिए स्थापित मराठी साहित्य अकादमी राज्य की राजधानी भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना वर्ष 2010 में जो है सांस्कृतिक विभाग के तहत की गई थी। तो अपना आंसर आ जाएगा भोपाल। निम्नलिखित में से कौन सी शरद जोशी की पुस्तक नहीं है? तो शरद जोशी की जो पुस्तक नहीं है वो है अशोक के फूल। बाकी यात्रा का तंत्र सर्वत्र है, नदी में खड़ा कवि है, दो व्यंग्य नाटक है। तो अशोक के फूल जो है शरद जोशी की नहीं बल्कि हिंदी महाकाव्य आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जो बहुत फेमस है का एक अत्यंत प्रसिद्ध ललित निबंध संग्रह है। शेष तीनों कृतियां शरद जोशी के व्यंग्य समूह संग्रह और नाटक है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 15। निम्नलिखित में से कौन सा किला भारत में किलों में से मोती के रूप में जाना जाता है? तो मध्य प्रदेश के ग्वालियर दुर्ग किले को भारत के किलों का रत्न या किलों का मोती कहा जाता है। मुगल सम्राट बाबर ने इसे हिंद के किलों के हार का मोती कहा था और इसे जिब्राल्टर ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 6ठी शताब्दी में राजा सूरज सेन ने करवाया था। तो अपना आंसर आ जाएगा ग्वालियर का किला। क्वेश्चन नंबर आता है प्रश्न 19। चित्रगुप्त मंदिर कहाँ स्थित है? तो चित्रगुप्त मंदिर आपको पता रहना चाहिए, यह है खजुराहो में स्थित। प्रसिद्ध चित्रकूट मंदिर मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के खजुराहो में स्थित है। यह मंदिर मुख्य रूप से सूर्य देवता को समर्पित है। तो ये चीज ध्यान में रखना है आपको। जहाँ सूर्य भगवान की 7 घोड़ों के रथ पर सवार भव्य प्रतिमा स्थापित है। इसका निर्माण जो है चंदेल शासकों द्वारा करवाया गया था। तो अपना आंसर आ जाएगा खजुराहो। इंडिया स्टेट, ये तो वैसे 2019 की खबर है, इसको रहने देते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है 18। मध्य प्रदेश राज्य खनन निगम लिमिटेड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो ये है आज ही कल मैंने पढ़ाया था। राज्य में खनिजों के वैज्ञानिक दोहन, विपणन और खनिज आधारित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए मध्य प्रदेश राज्य खनिज लिमिटेड की स्थापना जो है 19 जनवरी 1962 को की गई थी। इसका मुख्यालय भोपाल में है। तो अपना आंसर जाएगा 1962। मध्य प्रदेश सरकार का एकाधिकार किस क्षेत्र में है? मोनोपोली जिसको बोलते हैं, जिसमें एक ही का अधिकार होता है। तो व्यावहारिक रूप से भारत में हीरा खनन का एकमात्र राज्य पन्ना है, लेकिन आधिकारिक पेपर सीट के अनुसार जो है जिसमें आंसर आया था वो पेट्रोलियम उत्पाद था। तो आपको ध्यान में रखना है, अब आंसर आएगा तो या तो पेट्रोलियम उत्पाद आएगा या फिर हीरा खनन, दो आ सकते हैं। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा उत्पादक है। सबसे बड़ा उत्पादक राज्य जो है तेंदुपत्ता का है, जो कि मध्य प्रदेश पूरे भारत का सबसे बड़ा तेंदु उत्पादक राज्य है।
देश के कुल तेंदुपत्ता उत्पादक को लगभग 25% से अधिक हिस्सा केवल मध्य प्रदेश प्राप्त होता है, जिसका उपयोग जो है बीड़ी उद्योग में बड़े पैमाने पर किया जाता है। तो अपना आंसर हो जाएगा तेंदुपत्ता। और जो है ये ज़्यादातर जो है जबलपुर जिला से प्राप्त होता है, ये भी चीज़ ध्यान में रखना। पोर्सिलैन फिल्टर, सिरेमिक फिल्टर का उपयोग विशेष रूप से किस प्रेरक एजेंट को छानने के लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है बैक्टीरिया। पोर्सिलेन या सिरेमिक फिल्टर में सूक्ष्म छिद्र होते हैं जो पानी में उपस्थित हानिकारक बैक्टीरिया को भौगोलिक रूप से रोक देते हैं, जिसमें पीने योग्य सुरक्षित पानी मिलता है। हालांकि ये अत्यधिक सूक्ष्म वायरस को रोकने में सक्षम नहीं होते। तो अपना आंसर आ जाएगा बैक्टीरिया। क्वेश्चन नंबर आता है 22। जल प्रदूषक के मामले में इनमें से कौन सा अपवाद है जो जल को प्रदूषित नहीं करता? तो ये आ जाएगा हाइड्रीला। सीवेज, ऑयल स्लिप्स, डिटर्जेंट का पानी कृत्रिम और जैविक जल प्रदूषक है, जबकि हाइड्रीला एक प्राकृतिक जलीय पौधा है। यह पानी के पारिस्थितिक तंत्र का एक हिस्सा है और पानी में ऑक्सीजन के स्तर को बनाए रखने के लिए मदद करता है, इसलिए जो है यह प्रदूषकों की श्रेणी में अपवाद है। तो अपना आंसर आ जाएगा हाइड्रीला। बाकी आपको अगर क्वेश्चन अच्छे लगते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और लाइक और कमेंट जरूर करें। क्वेश्चन नंबर आता है 23। भूगोल का एक सामान्य प्रश्न, कौन सा ग्रह सबसे अधिक पानी की प्रचुरता रखता है? तो ये अर्थ है पृथ्वी। हमारे सौरमंडल पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ज्ञात ग्रह है जिसमें जो है प्रचुर मात्रा में तरल पानी उपलब्ध है। पृथ्वी की सतह पर लगभग 71% भाग जल से ढका है, इसलिए नीला ग्रह भी कहा जाता है। और लेकिन 1% ओनली पानी जो है वो पीने योग्य है। तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, जो कि मीठा है। दूषित हवा, पानी, भोजन और रोग वाहकों को से फैलने वाले रोग क्या कहलाते हैं? तो ये कहलाते हैं संक्रामक रोग। सूक्ष्मजीवों जैसे बैक्टीरिया, वायरस, कवक या परजीवी के कारण होने वाले और दूषित माध्यमों, हवा, पानी, भोजन या मक्खी मच्छर जैसे जैविक वाहकों द्वारा एक व्यक्ति से दूसरी व्यक्ति में फैलने वाले रोग को संक्रामक रोग जो है इन्फेक्शंस डिसीज बोलते हैं। तो अपना आंसर आ जाएगा संक्रामक रोग। क्वेश्चन नंबर आता है 25। एड्स के सही रोग निदान के लिए प्राथमिक रूप से किस परीक्षण का उपयोग किया जाता है? तो किसका परीक्षण किया जाता है? ये किया जाता है एलिसा टेस्ट का। एड्स की जांच के लिए सबसे पहले एलिसा टेस्ट किया जाता है। एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्वेंट ऐसे नामक एंटीबॉडी रक्त परीक्षण किया जाता है और एलिटा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो इसकी पुष्टि करने के लिए जो है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट किया जाता है। तो अगर एलिसा टेस्ट पॉजिटिव आता है तो उसके बाद पुष्टि करने के लिए जो है वेस्टर्न ब्लॉट का टेस्ट किया जाता है। तो ये चीज़ भी आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 26। क्षय रोग किस जीवाणु के संक्रमण से होता है? तो क्षय रोग जो है वो होता है माइक्रोबैक्टीरियम तपेटिक या ट्यूबरकुलोसिस। टीबी जो है क्षय रोग एक गंभीर संक्रामक बीमारी है जो मुख्य रूप से फेफड़ों को प्रभावित करती है। यह रोग माइक्रोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस नामक जीवाणु के संक्रमण से होता है, हवा के माध्यम से फैलता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 27। रबी की फसलें मुख्य रूप से किस ऋतु में उगाई जाती हैं? तो ये बहुत बार रिपीट हुआ है ये क्वेश्चन, तो आपको ध्यान में रखना है। तो रबी की फसलें जो है सर्दी विंटर के मौसम में उगाई जाती है। रबी की फसलें जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और बसंत ऋतु मार्च अप्रैल में काटी जाती है। जैसे गेहूँ हो गया, चना हो गया, जौ हो गया, मटर, सरसों, इन्हें उगाने के लिए कम तापमान और पकने के लिए जो है शुष्क व गर्म आवरण वातावरण की आवश्यकता होती है। तो ये चीज़ है। निम्नलिखित में से कौन एक मुख्य रूप से तेल उत्पादक फसल है? तो ये है सूरजमुखी, सरसों और मूंगफली। सरसों, सूरजमुखी, मूंगफली तिलहनी फसलें हैं जिनका उपयोग जो है व्यावसायिक रूप से खाद्य तेल निकालने के लिए किया जाता है। और जूट और कपास रेशेदार फसलें तथा गेहूं एक खाद्यान्न फसल है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आचार विज्ञान के अंतर्गत किसका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है? तो आचार विज्ञान या इथोलॉजी जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत जो है प्राकृतिक पारिस्थितिकियों में जंतुओं के व्यवहार और उनके आचरण का वैज्ञानिक व व्यवस्थित अध्ययन किया जाता है। तो अपना आंसर आ जाएगा व्यवहार परक विज्ञान, बिहेवियर साइंसेस। क्वेश्चन नंबर आता है 30। यह एक या एक से अधिक रूपात्मक रूप से समान अंतः प्रजनन करने वाले जीवों का एक समूह है
जो आनुवांशिकी रूप से भिन्न और प्रजनन रूप से दूसरों से अलग होते हैं क्या कहलाता है? ये कहलाता है स्पीसीज, प्रजातियां, जाति। वर्गीकरण विज्ञान के अनुसार जीवों का एक ऐसा समूह जो संरचनात्मक रूप से समान होते हैं और आपस में प्राकृतिक रूप से अंतः प्रजनन करके उपजाऊ संतान उत्पन्न करते हैं, उन्हें जो है स्पीसीज कहा जाता है। वर्गीकरण की सबसे बुनियादी इकाई यही है। क्वेश्चन नंबर आता है 31। अभी कथन दिया गया है सीवेज, शहरी मलमूत्र कचरा को उपचार से पहले नदियों या महासागरों में नहीं बहाना चाहिए। तो सही है ये तो। अनुपचारित गंदगी से होने वाले जल प्रदूषण के कारण जलीय जंतु और मछलियां मर जाएंगी। सही है, तो अपना आंसर आ जाएगा ए और आर दोनों सत्य है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या करता है। फैक्ट्रियों में घरों से निकलने वाले गंदे पानी को साफ उपचारित किए नदियों में बहाने से पानी घुली हुई ऑक्सीजन जो है समाप्त हो जाती है, जिससे जो है पानी जो है जहरीला हो जाता है और मछलियों और अन्य जीव जंतु जो है मर जाते हैं। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। नाउ क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत स्तर पर वायु प्रदूषण को कम करने का तरीका नहीं है? तो ये है हमें सूखे पत्तों, कागजों और कचरे को खुले में जलाना चाहिए। ये चीज गलत है ना। सूखे पत्तों, प्लास्टिक, कागज और कचरे को खुले में जलाने से भारी मात्रा में जो है कार्बन मोनोऑक्साइड, धुआं और हानिकारक पर्टिकुलर मैटर हवा में घुल जाते हैं, जिससे वायु प्रदूषण बढ़ता है, घटता नहीं है। यह प्रदूषण कम करने का तरीका नहीं है। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर आता है 33। कथन, विद्युत उपकरण जैसे एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर वाष्पशील यौगिक छोड़ते हैं। इन उपकरणों के अत्यधिक उपयोग से ओजोन परत को भारी नुकसान हो सकता है, जिससे पर्यावरण प्रदूषण बढ़ेगा। तो सही है, दोनों चीजें सही बोल रहे हैं। जो है पुराने व पारंपरिक रेफ्रिजरेटर एसी मुख्य रूप से जो है क्लोरोफ्लोरोकार्बन और हाइड्रोकार्बन जैसे गैसीय वाष्पशील यौगिक वातावरण छोड़ते हैं। वे रसायन समताप मंडल में जाकर जो है ओजोन परत को तोड़ते हैं, जिससे हानिकारक पराबैंगनी किरणें जो है पृथ्वी तक आती हैं। अतः दोनों कथन सही हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 34। तनाव की स्थिति के दौरान पेनिसिलियम की कुछ प्रजातियों द्वारा क्या उत्पादित किया जाता है? तो ये किया जाता है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन नोटेटम नामक कवक फंगम जो है स्वाभाविक रूप से पेनिसिलिन नामक दुनिया की पहली एंटीबायोटिक दवा का उपयोग किया जाता है। तो ये भी ध्यान में रखना, सबसे पहले एंटीबायोटिक दवा जो है वो पेनिसिलिन है, जिसकी खोज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किए थे 1928 में। पैरासीटामोल और एस्पिरिन सिंथेटिक दवाएं हैं। ये चीज भी आपको ध्यान में रखना। ना आज का लास्ट क्वेश्चन है, कोयले के निर्माण का प्रथम चरण कौन सा होता है? तो ये होता है पीट, जो कि सबसे सस्ता और जिसमें कम कार्बन होता है। दलहनों पौधों और वनस्पति को दबने तथा आंशिक अपघटन से बनने वाले जो पीट कहते हैं, कोयला बनने का सबसे पहला चरण फर्स्ट स्टेज होता है, जिसमें कार्बन की मात्रा सबसे कम होती है और नमी सबसे अधिक होती है। इसके बाद क्रम से लिग्नाइट, बिटुमिनस और अंत में शुद्ध कोयला जो कि एंथ्रेसाइट होता है। सबसे शुद्ध कोयला एंथ्रेसाइट होता है, जिसमें 90 से 92% जो है कोयला वो कार्बन होता है। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। बाकी क्लास कैसी लगी आपको कमेंट करके जरूर बताना है और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।